हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, क्या कह रहा हूं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जो कि एनईपी के बच्चे, जितने भी एनईपी के स्टूडेंट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जिन्होंने एसओएल के अंदर एडमिशन लिया है सेकंड सेमेस्टर में, उन स्टूडेंट्स के लिए लेसन नंबर 4 होने वाला है, जिसके पीडीएफ नोट्स हम आपके साथ में शेयर करेंगे और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आप लोगों ने क्लास को सीरियसली लिया, नोट्स को सीरियसली पढ़ा, तो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी बच्चों के पास में प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट रहने वाली है जर्नल इलेक्टिव के अंदर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हर जगह शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए ये रहा आपके सामने पीडीएफ, जो कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। पीडीएफ मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे और इसके बाहर आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एनईपी एसओएल सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, ठीक है। लेसन नंबर 4 के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 3 लेसन हो चुके हैं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज 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 जरूर देखना। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे एक्चुअल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, बिजनेस साइकिल, ठीक है, कंजप्शंस के बारे में, इन सब के बारे में बात की जाएगी इसके अंदर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं व्यापार चक्र, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और संभावित सकल घरेलू उत्पाद क्या है। देखिए व्यापार चक्र क्या है। व्यापार चक्र का मतलब है भाई आप बिजनेस करते हो, बिजनेस के अंदर भाई क्या क्या आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपकी आर्थिक गतिविधियों में कभी महंगाई का दौर आ गया, कभी मंदी का दौर आ गया, बेरोजगारी आ गई, ठीक है, सरकार ने अपनी नीतियां चेंज कर दी, वहां पर भी आपको काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, व्यापार चक्र, वास्तविक जीडीपी और संभावित जीडीपी माइक्रो इकोनॉमिक्स के मूलभूत अवधारणा है, जो हमें समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव और अर्थशास्त्र के प्रदर्शन को समझने में मदद करती है। अब देखिए व्यापार चक्र, अब व्यापारिक चक्र के बारे में और पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए व्यापार चक्र में क्या होता है कि भाई आपके समय के साथ साथ क्या होता है, समय के साथ साथ जो आपका आर्थिक प्राकृतिक विकास है उसमें कमी और उसमें पतन भी दिखाई देता है। इसके थ्रू पता भी लगता है, इसके थ्रू व्यापार चक्र के बारे में, ठीक है। अब इसमें अंदर कुछ टॉपिक शामिल है, कुछ चरण शामिल है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है विस्तार के बारे में, ठीक है। इस चरण के दौरान अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जैसे कि रोजगार, उत्पादन, बिक्री, आय जैसे विभिन्न संकेतों में वृद्धि में परिलक्षितता होती है। देखो विस्तार से क्या मतलब है, आपको पता है भाई आर्थिक से क्या मतलब है। आर्थिक से ये मतलब है पैसे से रिलेटेड। अब पैसा कहां कहां से आएगा, रोजगार दोगे लोगों को, उनके पास में पैसा आएगा, उत्पादन होगी यानी उस चीज की बिक्री होगी, उससे पैसा आएगा, आय आएगी, ठीक है, इनकम से पैसा आएगा। इससे क्या होता है, विस्तार होगा। सबसे पहला इसका क्या चरण है व्यापारिक चक्र में, विस्तार होना। सबसे पहले क्या होता है, विस्तार होना। दूसरा है शिखर। शिखर का मतलब होता है कि भाई ये अपना एक जो टॉप लेवल होता है, टॉप लेवल पॉइंट होता है, उस तक अधिकतम हो जाए उत्पादन। जैसे किसी चीज को ले लो भाई, लाइक जैसे हमने बात करी बिक्री, हमें बिक्री करनी थी 100 आज दिन की, हमें बिक्री करनी थी आज दिन की 100 बिक्री करनी थी, लेकिन उससे ज्यादा अधिकतम कहां पर पहुंच चुका है, वो 110 पर पहुंच चुका है। तो हमने ठीक है, हमने अपना काम बंद कर दिया, ठीक है भाई हमें 100 चाहिए था, 110 हो गया, खत्म भाई, आज का काम खत्म, नेक्स्ट डे आएंगे और नेक्स्ट डे काम करेंगे, यानी वो अपने शिखरतम बिंदु पर पहुंच चुका है व्यापार, ठीक है। संकुचन, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, भाई धीरे धीरे उसमें किसी न किसी चीज में कमी आती है, ठीक है। गर्त, गर्त व्यापार चक्र का सबसे निचला बिंदु है, जहां आर्थिक गतिविधियां निचले स्तर पर पहुंच जाती है। भैया जितनी भी आर्थिक गतिविधियां वो सब नीचे आ जाए, कहां पर आ जाए, नीचे आ जाए, मीन संकुचन हो जाए। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, संभावित सकल घरेलू उत्पाद के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए वास्तविक जीडीपी और संभावित जीडीपी के बीच में अंतर 100% पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। प्लीज रिक्वेस्ट है कि जरूर से जरूर जाकर उन वीडियोस को देख लेना, ठीक है। इसके अंदर जितना जो जो जरूरी है मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा। अब इसके अंदर एक पॉइंट जरूरी है क्या,
एग्रीगेट डिमांड एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी समग्र मांग और संतुलन उत्पादन। समग्र मांग से क्या मतलब, देखो मांग होती है एक लेवल पर, दो लेवल पर, मांग दो लेवल पर होती है, एक मैक्रो और एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म लेवल पर, मैक्रो का मतलब होता है पूरा समग्र, यानी पूरी इंडिया की अर्थव्यवस्था के अंदर टोटल कितनी मांग की गई है। एग्रीगेट जिसे हम टोटल नहीं बोलते, यहाँ पर बोलते हैं एग्रीगेट, यानी समग्र मांग यहाँ पर बोला जाता है। सिंपल सी बात है। आइए समग्र मांग के घटक देख लेते हैं। उपभोग, कंजप्शन आता है, निवेश, ये इसको क्या क्या डिफिनेशन का। उपभोग में क्या होता है, परिवारों द्वारा वस्तु और सेवाओं पर खर्च, ठीक है। निवेश क्या होता है, आवासीय, निर्वाहित सहित व्यवसाय द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च। मतलब भाई निवेश का देखो क्या मतलब होता है, निवेश का ये मतलब नहीं आप अपना पैसा लगा रहे हो किसी चीज़ में, लाइक आप जैसे स्टॉक मार्केटिंग कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, ये वो निवेश नहीं है। निवेश का यहाँ पर मतलब है जो भैया उत्पादकता है, जो बिजनेसमैन है, वो अपनी पूंजी को अपने माल बनाने के लिए या फिर किस चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, मशीनरीज हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन पर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनको पैसा लगा रहे हैं, इनको खरीद रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर सरकारी खर्च। चौथा आता है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात का क्या मतलब है भाई, शुद्ध निर्यात का मतलब होता है कि भैया आयात तो आपने कम किया और निर्यात ज्यादा कर दिया। मतलब किसी दूसरे देश से आपने माल खरीदा 1,000 रुपए का और उसको बेच दिया, दूसरे देश को बेचा 3,000 रुपए का, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया 2,000 रुपए का, वो निकलता है शुद्ध निर्यात। सिंपल सी बात है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, समग्र मांग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी है, ये भी देख लेते हैं। उपभोक्ता विश्वास में परिवर्तन, बिल्कुल भाई क्या करता है, देखो उपभोक्ता ना कभी कभी ये सोचता है कि नहीं यार इस बार ये वस्तु बहुत महंगी बिकेगी, नहीं यार इस बार इन वस्तुओं में क्या क्वालिटी बहुत बेकार आएगी, तो उन्होंने मांग तो पहले की, लेकिन इधर से उधर से बातें सुन ली ना उन्होंने, तो कह रहा है नहीं यार हम नहीं लेंगे, यानी उनका विश्वास क्या हो गया, कम हो गया। ब्याज दरें, अब भाई देखो उपभोक्ता के पास हो ना, या फिर उपभोक्ता पास हो या फिर बिजनेसमैन के पास में हो, बिजनेस करने के लिए क्या करता है, वो कर्जा लेता है। कभी कभी क्या होता है कि ब्याज उनके पास में भाई, बैंक क्या करता है फिर को जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिलते हैं उनको, जो संस्थान है वो क्या करती है, ब्याज बढ़ा देती है, तब वहाँ पर उन्हें दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये कारक भी उन्हें क्या करता है, प्रभावित करता है। तीसरा है सरकारी नीतियाँ। अभी मैंने आपको बताया था भाई सरकार अपनी अपनी नीतियों में चेंज करती रहती है, कभी कभी है ना, कभी महंगाई का दौर आती है, कभी पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए, कभी इसके भाव बढ़ा दिए, कभी उसके भाव बढ़ा दिए, ठीक है, कभी क्या भाव बढ़ा दिए, तो वहाँ पर भी क्या होता है, व्यापारी को नुकसान की सामना करना पड़ता है, उनको भी उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। विनिमय दर, विनिमय दर का क्या मतलब होता है, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट भाई आप जैसे कैसे पढ़ के समझाते हैं। कमजोर घरेलू मुद्रा निर्यात को सस्ता बनाती है और आयात को अधिक महंगा बनाती है। क्या बोला यहाँ पर, कमजोर घरेलू निर्यात को सस्ता बनाती है। निर्यात का क्या मतलब होता है, यहाँ से बाहर माल जाना, वो निर्यात होता है, और आयात को अधिक महंगा बनाती है, यानी हमारे पास आता है तो जब हमारे पास माल आया तो वहाँ पर कि उनकी करेंसी ज़्यादा हुई तो हमें उनको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन निर्यात में क्या होता है कि हम यहाँ से माल भेज रहे हैं तो वो हमें पेमेंट कम करते हैं। तो ये मतलब है यहाँ पर विनिमय दर का। सिंपल सी बात। आइए संतुलन आउटपुट के बारे में देख लेते हैं। संतुलन कैसे देखता है भाई, संतुलन उत्पादन जिसके वास्तविक जीडीपी के संतुलन स्तर के रूप में भी जाना जाता है, वहां होता है जहां कुल मांग कुल आपूर्ति के बराबर होती है। भाई देखो आपने ना कंज्यूमर बिहेवियर पहले पढ़ा होगा। कंज्यूमर बिहेवियर कब होता है, जब डिमांड एंड सप्लाई आपस में क्रॉस हो जाए। आपने ये भी तो पढ़ा होगा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में कि डिमांड एंड सप्लाई आपस में क्रॉस हो जाती है, जहां पर भी वहां पर भी क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम होगा कि भाई जितनी उपभोक्ता ने मांग करी उतनी उसको सप्लाई होगी, वहां पर क्या हो गया, कीमत डिसाइड हो गई, और वहां पर क्या हो गया, उसकी क्वांटिटी डिसाइड होगी कंज्यूमर के लिए, ठीक है, किसकी, वस्तु की, किसकी, गुड्स की। ऐसे ही यहाँ पर है कि भाई संतुलन कैसे देखते हैं एग्रीगेट के स्तर पर, कि भाई एग्रीगेट जो डिमांड है और एग्रीगेट जो सप्लाई है, जितनी लोगों ने फिर जितनी अर्थव्यवस्था के अंदर मांग की गई है उतनी अर्थव्यवस्था के अंदर हमने सप्लाई कर दी है, तो वहां पर वो क्या कहलाएगा, संतुलन कहलाएगा, वो वहां पर इक्विलिब्रियम आउटपुट कहलाएगा। सिंपल सी बात है।
ठीक है, इतनी बात समझ में। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे होगा। देखो भैया ये क्या है, एडी। मैंने आपको डिमांड कर पहले बनाना सिखाया था कि भाई ये ऐसा बन रहा है आपका एडी, एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू वाई हमने बना दिया है। ठीक है, ये बन रहा है आपका एक, ये कर्व जा रहा है आपका एग्रीगेट डिमांड का। ठीक है, अब आप यहां पर देखो कि भाई जो एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है, जहां पर आपस में दोनों क्रॉस कर रहे हैं, जहां पर आपस में ये क्रॉस कर रहे हैं, ये क्या है, इनकम आउटपुट बन रहा है। ये क्या बन रहा है, इनकम आउटपुट बन रहा है। ये देख रहे हो जो ये लाइन जा रही है, ठीक है, इनकम आउटपुट बन। लेकिन ये जो है ये जो बन रहा है, ये एक तरह से आप लोगों का सरप्लस बन रहा है। ठीक है, ये एक तरह से आप लोगों के लिए सरप्लस होता है, जिसको आप लोग ऑलरेडी पहले से जान चुके हो 11th 12th क्लास में। ठीक है, अब ये यहाँ देखिए समग्र मांग और संतुलन में बदलाव, ये आपको समझाना है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, जिसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। और समग्र आपूर्ति एएस, इसको भी आपको समझाना है, तब जाकर आपका पूरा एक क्वेश्चन तैयार होगा। और ये क्वेश्चन आपका टोटली पूछा जाएगा 20 मार्क्स का, 20 से 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये मैं दावा करता हूं ये क्वेश्चन 101% क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए इतनी सारी चीजें आपको इसके अंदर बतानी है। अब देखो कंजप्शन फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड के बारे में रिलेशन देख लेते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सिंपल सी बात प्यारे दोस्तों, चलिए उपभोग क्या है, उपभोग फलन क्या है। देखो उपभोग फलन समष्टि अर्थशास्त्र में एक मौलिक अवधारणा है जो किसी अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग और कुल प्रयोज्य आय के बीच संबंध का वर्णन करता है। ठीक है, यह इंगित करता है कि परिवार प्रयोज्य आय के विभिन्न स्तरों पर कितना उपभोग करने की योजना बनाते हैं। उपभोग फलन के घटक क्या है, उपभोग फलन हम बनाते कैसे, a प्लस बी वाई, ये डी है यहाँ पर जो बड़ा बन रखा था, इसे छोटा बनाना है, इसको डी है ना, इसका छोटा बनाना है डी आपको नीचे की साइड में, राइट। जहां पर सी क्या है, कुल खपत है, ए क्या है, स्वयं उपभोग है। ओ शिट 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 शिट, मेरे से थोड़ी सी पीडीएफ बनाने में दिक्कत हो गई, इसको थोड़ा नीचे लेना था, मैंने बीच में यहाँ पर डाल दिया। कोई नहीं, मैं इसको एडिट करके आपको डाल दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर है ना, आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी है, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या होता है। आपको ग्राफ समझाना है मेरे को, ग्राफ थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए ये आपका एडी बन रहा हुआ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस बनी हुई है। ठीक है, ये क्या जा रहा है, ये आपकी एडी है, एग्रीगेट डिमांड। ये क्या है, ये वाली लाइन, सॉरी मैं इसको दूसरे रंग से बना देता हूँ। ठीक है, हल्का सा जूम किया और देखो मैं इसको थोड़ा सा दूसरी लाइन से आपको समझा देता हूँ, ग्रीन से देख लेते हैं। अब ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, कंजप्शन की लाइन है। ठीक है, ये कंजप्शन की लाइन जा रही है। और ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये गाइडलाइन है एडी की गाइडलाइन जा रही है। ऐसे आपको इसको ग्राफ बनाना, अगर कंजप्शन फंक्शन और एडी के थ्रू आपको इक्विलिब्रियम पूछा जाता है तो ये आपका डायग्राम बनेगा। इसको मैं एडिट करके डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये ई लाइन जा रही है, ये बी लाइन जा रही है, और ये जो एडी है ये ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पर यानी आगे की ओर बढ़ रहा है। सिंपल सी बात। चलिए आइए यहाँ पर पढ़ लेते हैं, उपभोग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। अभी मैंने बताया है प्रयोज्य आय है, ये उपभोग को प्रभावित करती है। धन, भाई आपके पास में अगर पैसा ही नहीं है तो आप क्या कंजप्शन करोगे। उम्मीद है, क्या आपके पास में उम्मीद है कि हम भविष्य में भाई कंजप्शन कर सकते हैं, बिल्कुल। ब्याज दरें, कम ब्याज दरों के कारण आप ज़्यादा उपभोग करोगे, यानी लोन ज़्यादा लोगे। इसमें दोबारा आपको समग्र एडी यानी समग्र मांग को समझाना, उपभोग फलन और समग्र मांग के बीच आपको संबंध यहाँ पर समझाना। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आराम से आप इसको संचित चित्र दर्शन। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए जो मैंने ऊपर आपको समझाया था, ये जो ग्राफ आपको ऊपर समझाया था, यही आपको आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल वही है। ये एडी है, ये y0 है, इनकम यहाँ पर डिसाइड हो चुकी है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो, एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हो, तो डिमांड आपकी इस साइड देखी जाएगी और इनकम आपकी इस साइड देखी जाएगी। ये मत देखना कि भाई ये कहीं प्राइस तो डिसाइड नहीं हो रहा, नहीं, यहाँ पर प्राइस से मतलब नहीं हो रहा, यहाँ पर इनकम से
हम यहाँ पर इनकम से रिलेट कर रहे हैं। जब हम पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, जब हम प्राइस की बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इनकम की बात करते हैं। ये कंजप्शन फंक्शन की लाइन है, ये एडी की लाइन है और ये रियल एडी की लाइन है। ये हमारी एडी यहाँ पर डिसाइड हो चुकी है, ये हमारी इनकम यहाँ पर डिसाइड हो चुकी है। सिंपल सी बात। चलिए आइए लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, बचत और निवेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको ऑलरेडी दूसरे और तीसरे लेक्चर में आपको समझा चुका हूं, समझाने वाली बात नहीं है। इसके अंदर मेरे को 2 ही क्वेश्चन समझाने थे 20-20 मार्क्स के, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम चैनल पर है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना अगर वहां पर भी बात करना चाहते हो तो आप सभी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज वीडियो को लेक्चर को शेयर जरूर कर देना और एक लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच गाइस।